नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। कहानियाँ तो मैं हर रोज़ सुनाता रहता हूँ आप लोग सभी को, लेकिन कभी कभी ऐसी कहानी मेरे पास में आप लोग भेजते हो। वो कहानी जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो मैं आश्चर्य में डूब जाता हूँ। ऐसी ही कहानी होती है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो चलिए आज की कहानी की सफ़र पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज की कहानी के बारे में। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले ड्राइवर, उनका नाम है विजेंद्र। विजेंद्र की आज की कहानी नहीं है, ये 2002 की है, जब उनकी उम्र 22-23 साल की रही होगी। अभी ट्रक ड्राइवरी का अब पहला स्टेज पार कर चुके थे। अपने ही गांव के एक ट्रक ड्राइवर के साथ में काम भी कर रहे थे और ट्रक की बारीकियां भी सीख रहे थे। चलाने का इरादा था उनका, ट्रक ड्राइवर बनना चाहते थे। और वैसे ही वो लोग पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते थे। लेकिन जो ट्रक था ना, पुराना था, इतना पुराना था कि कभी कभी वो ख़राब हो जाता था। ख़राब होने के बाद में बड़ा दिक्कत परेशानी होती थी। मैकेनिक को अब बुला के लाना पड़ता था। कहीं भी हो सकता है कि जंगल में खड़ा हो जाए, पहाड़ पर खड़ा हो जाए, कहीं और जहाँ पर मैकेनिक आसानी से नहीं मिलता, तब जाके परेशानियाँ हो जाती थी। अब ऐसे ही उनका सफ़र चलता था। अब उस टाइम विजेंद्र तो अपने जो उस्ताद हैं ट्रक ड्राइवर, उनको तो बोल नहीं सकते थे कि आप अपना ट्रक क्यों नहीं सही कराते थे, लेकिन उनकी भी समस्याएं थी। अब ले दे के कमाने वाले अब वही इंसान थे, घर का खर्चा भी था और ऊपर से सेकंड हैंड ट्रक खरीदे थे। जब से लिए थे बहुत सारा पैसा उसमें बर्बादी हो रहा था। और वो सोच रहे थे, वो मैकेनिक बता रहे थे कि एक बार पूरा इंजन का काम करवा लीजिए, अब फिर ये ट्रक सालों साल चलता रहेगा। लेकिन इतना पैसा बता रहे थे कि वो बिल्कुल मना कर देते कि भाई अभी नहीं है, जब बजट होगा तब हम पूरा काम कराएंगे, अभी जो खराबी है उसको आप लोग दूर कीजिए। मतलब आधा अधूरा चलता फिरता हुआ काम करा लेते थे, कम बजट में, कम पैसे में, और सोचते थे कि जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब पूरा काम करा लूँगा। लेकिन खर्चे घर के मानते थे थोड़ी हैं, जो भी कमाते थे घर में देते थे, परिवार में खर्च हो जाता था, पैसा बचता ही नहीं था। आखिरकार ट्रक कब तक चलता, धोखा तो देना ही है, आज दे या कल दे। विजेंद्र बताते हैं कि हम दोनों अपना सफ़र पर चल पड़े थे और मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि आज मेरा ट्रक ख़राब होगा। और जो हमारे ड्राइवर साहब यानी उस्ताद जी थे, वो भी अपने जोश में थे और खुद ही कह रहे थे कि देख विजेंद्र, मैं ट्रक को सर्विस करा नहीं पा रहा हूँ, पूरा इंजन का काम है, एक बार खुल जाए ना तो सारा काम हो जाएगा, लेकिन पैसा बच ही नहीं पाता है। अब विजेंद्र जो भी अपना राय देना चाहते थे दे दिए थे कि भैया आप जितना जल्दी करा दो, क्योंकि एक मैकेनिक तो आपको समझा ही चुका है, तो इसमें देर नहीं करना चाहिए। तब उस्ताद जी बता रहे थे कि चल इस बार का जो भी पैसा बचेगा ना, मैं घर में परिवार में नहीं दूंगा, सारा पैसा अपना ट्रक पर लगाऊंगा, इंजन का काम कराऊंगा। लेकिन अपनी सफ़र तक वो लोग क्या सही सलामत पहुंच गए थे? बिल्कुल नहीं। ऐसा उनके साथ हुआ ही नहीं कि अपने सफ़र पर पहुंच जाए। जैसा पहले होता था, बीच सड़क में, बीच जंगल में, झर में, कहीं पर भी उनकी ट्रक खड़ा हो जाता था। वैसे ही दिन के दोपहर में 2 बजे के आसपास में ट्रक एक निर्जन स्थान पर खड़ी हो जाती है। जिधर देखो अब उधर कोई आबादी है नहीं, जंगल है, झर है और आपका खेत खलिहान है, ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन दिन का टाइम था। आखिरकार वो लोग ट्रक को देखते हैं, समझ में नहीं आता है दोनों के दोनों लोग कि आखिर इस ट्रक में अब क्या हुआ है। उस्ताद जो थे ना, वो समझ गए थे कि वो मैकेनिक बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमें वक्त पर काम करा लेना चाहिए। देखो विजेंद्र, आज हमारा ट्रक ने धोखा दे दिया, अब तो कोई चारा नहीं है। और उस टाइम में अब उस्ताद के पास में पैसे भी इतने नहीं थे। अभी तो ये सफ़र लेके जा रहे थे, जो भी भाड़ा मिलता, और उन्होंने सोचा था कि ये सारा पैसा अब उस काम में लगा देंगे। खर्चे भर का पैसा था
अब इतना ही लेके चलते थे डीजल पानी के लिए, कुछ रास्ते खर्चे के लिए। अब वो उस पैसे को देख लिए, गिन लिए कि ना ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो बहुत सारा पैसा लगेगा, पैसा हमारे पास में अभी है नहीं, तो करेंगे क्या। अब एक तरह से उस्ताद जो थे, विजेंद्र थे, दोनों लोग आपस में सलाह मशवरा करने लगे। विजेंद्र से पूछ रहे थे उस्ताद कि अब क्या करें विजेंद्र। विजेंद्र एक राय दिए कि उस्ताद जी जितना पैसा है उतना का काम करा लीजिए, ये सफ़र को हम पूरा कर लेते हैं, और फिर वहीं के आसपास में जहाँ पर माल उतरेगा वहीं पर पूरा काम करवा लेना। ये जो राय है ना, उस्ताद जी के यहाँ ड्राइवर साहब को पसंद आ गई थी। अब इसके बाद अब कोई चारा तो था नहीं, वहाँ तो कोई मैकेनिक मिलने से रहा, दूर शहर में आसपास के कहीं कस्बा में जाना पड़ता, तब मैकेनिक मिलता। उस्ताद बोलते हैं विजेंद्र से, विजेंद्र तुम्हें रुकना पड़ेगा क्योंकि माल लोड है, अगर खाली होता तो हम दोनों चल पड़ते, मुझे ट्रक की परवाह नहीं है, लेकिन माल लोड है ना, अब उसकी हिफाजत तो करनी पड़ेगी। विजेंद्र भी समझते थे और कहने लगे कि भाई साहब, उस्ताद जी आप चले जाइए, आप मैकेनिक को लेकर आइए, अब मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं आसपास में ही रहूँगा, ट्रक के आसपास ही रहूँगा, कहीं जाऊँगा नहीं। आश्वासन देते हैं। तब उस्ताद जी आप किसी की मदद लेकर के, किसी के ट्रक में बैठ करके और पास के शहर में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है। जब वहाँ सर्विस स्टेशन पहुँचते हैं, मैकेनिक खोजते हैं, लेकिन मैकेनिक कोई अब इस टाइम मिलता ही नहीं है। छोटा सा शहर और मैकेनिक का टोटा था, मिल नहीं पाया। सब कह रहे थे कि भैया अब तो सुबह ही मिलेगा मैकेनिक, आप आ जाओ 8-9 बजे सुबह में, तब मैकेनिक आपको एक नहीं दो मिल जाएगा। अब वहाँ भी जा कर के उस्ताद जी फंस चुके थे कि मैं तो कहीं के नहीं रहा, इससे बढ़िया तो मैं अपने ट्रक में ही रहता, विजेंद्र के साथ में रहता, तड़के सुबह हम लोग अब आ जाते शहर, मैकेनिक भी मिल जाता, साथ में लेके चल पड़ते। मैं तो अब बुरा फंस गया। आने के सोचते हैं लेकिन कोई साधन नहीं मिल पाता। आखिरकार अब वहीं पर कहीं पर रोड के किनारे कोई धर्मशाला होता है, वहाँ मदद मांगते हैं। धर्मशाला वाले ने खोलता है कि चलो यात्री हो तो रुक जाओ। उनका तो गुजर बसर हो गया, लेकिन इधर जो अब ये थे विजेंद्र, अब उस्ताद के जाने के बाद में रात भी हो गई थी, उस्ताद का बाट देख रहे थे कि अब उस्ताद जी मैकेनिक लेके आएंगे, तब हमारी गाड़ी सही हो जाएगी, अब फिर हम अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। लेकिन आए नहीं उस्ताद जी। रात गहराती जा रही है और उस्ताद जी का बाट देखते देखते वो सड़क भी सूनी हो चुकी थी। उस्ताद जी का कहीं अता पता है नहीं कि उस्ताद जी कब आएंगे, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पानी तो था उनके पास में, विजेंद्र के पास में पानी तो था, लेकिन भोजन का कोई व्यवस्था नहीं था। जब रात के 9 बज जाते हैं ना, विजेंद्र को भूख लगती है। गाड़ी में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि अब कुछ मिल जाए, भोजन मिल जाए, कुछ नाश्ता मिल जाए, ऐसा कुछ था ही नहीं उनके पास में। आप सोचते हैं कि आसपास में चल के देखते हैं, कोई ना कोई बस्ती होगी, छोटी सी हो, कोई घर हो, कुछ तो कुछ हमें ढूंढना पड़ेगा। भूख तो जोर के लगी हुई है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। जवान लड़के थे ना, तो भूख जल्दी से बर्दाश्त नहीं होती। चल पड़ते हैं ट्रक को छोड़ करके, आसपास में दूर नहीं जाते हैं, आसपास के पूरा एक साइड के एरिया खंगाल लेते हैं, लेकिन अंधेरे में ऐसा कोई निशान नहीं मिल रहा है कि वहाँ पर आसपास में कोई बस्ती भी होगी, क्योंकि रोशनी थी ही नहीं। रोशनी थी चांद की भरपूर रोशनी थी, और इसके अलावा कोई बस्ती की रोशनी, घर का रोशनी, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। भूख लगी हुई है, लेकिन अब खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरी साइड जाते हैं, उधर भी कुछ नहीं मिलता है। अब ज़्यादा ट्रक को छोड़कर दूर जा नहीं सकते थे, उस्ताद का कहना था, और वो समझ रहे थे, लेकिन भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रही थी। जितना ढूंढना था सब कुछ ढूंढ लिए। अब जो खेत खलिहान था, जंगल झर थे, सबको मैं देख लिया कि कोई ना कोई ऐसा कुछ साधन मिल जाए, कोई लोग मिल जाए जो मुझे थोड़ा बहुत भोजन दे दे, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है। तब उनको लगा कि आज हमारी जो ट्रक फंसी है ना, ऐसे एरिए में जहाँ पर आसपास में बस्ती नाम का चीज़ ही नहीं है,
सबसे बड़ी मुसीबत है। और ना तो पानी का कोई व्यवस्था दिख रहा था। लेकिन शुक्र था कि विजेंद्र के पास में जो बोतलें थी, पानी का कैन था, भरा हुआ था। मतलब पानी का दिक्कत नहीं था, दिक्कत थी भोजन की। अब पानी पी पी करके अपना भूख को, प्यास को मिटाने लगे। खाने को कुछ था नहीं। अब नींद भी नहीं आती थी। समय अब आगे बढ़ता जाता है। 9 से 10 बजा, 10 से 10:30 बजा, 11 बज चुका था। कई बार विजेंद्र अपने ट्रक के अंदर सोने की कोशिश करने लगे। चिंता कर रहे थे कि आखिर उस्ताद क्यों नहीं आए, कहाँ रुक गए, कब तक आ जाएंगे। और उस्ताद बोले थे कि मैं जब लौटूंगा ना तो भोजन का पूरा व्यवस्था लेके लौटूंगा, तुम चिंता मत करना विजेंद्र। लेकिन अभी तक उस्ताद का पता ही नहीं था कि उस्ताद कब आएंगे। भोजन तो दूर की बात थी। 11 बज चुका था। कभी अपने ट्रक के केबिन में सो जाते। नींद नहीं आती थी भूख के मारे। वैसे थके हुए जरूर थे, हल्की फुल्की नींद आती थी। और फिर भूख का अब जोर चलता था, आंखें खुल जाती थी। अच्छा नहीं लगता था। पानी पीते थे 2 घूंट और फिर ट्रक से नीचे उतर जाते थे। अंदर गर्मी महसूस हो रही थी, मच्छर भी लग रहा था। तो सोचने लगे कि चलो बाहर में हवा चल रही है और चलो थोड़ा घूम फिर लेते हैं। अब समय पास करना है, कब तक उस्ताद जी आएंगे कुछ बोला नहीं जा सकता है, क्या पता जल्दी ही आ जाए। अब एक आसरा होता है, वही आसरा लगाए हुए अब ट्रक के नीचे उतर जाते हैं, आसपास में घूमते हैं। अब उनके घूमने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। कभी थक जाते तो आप बैठ जाते ट्रक के आसपास में, कोई पत्थर ऐसा कुछ देख करके। 12 बज चुका था। जब 12 बज गया ना, तब उनको लगने लगा कि अब तक उस्ताद जी अगर आना होता ना तो आ जाते। लगता है कि मैकेनिक नहीं मिला है और इसीलिए वो फंस गए। अब तो जो होगा सुबह ही होगा। अब अपना इच्छा को दबाते हैं, भूख को अब मर चुकी है। अब ट्रक में आते हैं। ट्रक में भी वही गर्मी का सिलसिला चलने लगता है। हवा सही ढंग से मिल नहीं पाती और ऊपर से मच्छर का हमला भी था। लेकिन अभी ट्रक में ही बैठी थी। तभी सड़क के दूसरी तरफ से एक अब लड़की दिखाई देती है, अच्छे कपड़े पहने हुए और अपने हाथ में एक थाली लिए हुए। उसमें अब चांद की रोशनी में जो देख रहे हैं, लग रहा है कि जैसे कुछ फूल वगैरह उसमें थाली में रखा हुआ है। एक लोटा भी रखा हुआ है। अब जैसे कोई पूजा करने के लिए, कोई अनुष्ठान करने के लिए अब निकली हो। लेकिन ये बस्ती तो आसपास में है नहीं। विजेंद्र जी पूरा छान मार चुके थे, बस्ती कोई नहीं थी। तो ये लड़की अंधेरे में से रोड के दूसरी साइड से, जिधर जंगल है, और उधर से ये लड़की कैसे आ गई? क्या उधर में बस्ती है? लेकिन कुछ दूर तक वो जंगल के अंदर भी गए थे, क्या पता उधर भी कोई बस्ती हो। लेकिन ऐसी बस्ती उनको नज़र नहीं आई थी। लड़की अब रोड को पार कर रही थी। विजेंद्र अपने ट्रक के केबिन में थे, लेकिन लड़की को अब लगातार देख रहे थे। लड़की कभी भी विजेंद्र के ट्रक की तरफ नहीं देखती है और ना इधर उधर देखती है। अपने धुन में हाथ में थाली पकड़े हुए जिसमें बहुत सारे फूल हैं, लोटा है जिसमें शायद जल है। अनुमान लगाते हैं, बस दूर से अनुमान लगा लेते कि हाँ ऐसा ही होगा। आज कोई तीज त्यौहार है। विजेंद्र सोचने लगते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि आज कोई ऐसा पर्व त्यौहार तो नहीं है। समझ में नहीं आता है। तो आखिरकार ये लड़की जा कहाँ रही है? मंदिर? मंदिर कहाँ हो सकता है यहाँ पर? यहाँ तो कोई इंसानी बस्ती नहीं है, तो मंदिर तो दूर की बात है। अब भला इस जंगल में मंदिर कौन बनाता है? चिंता करने लगे उस लड़की को देख करके। तब तक लड़की रोड पार कर चुकी थी, मतलब विजेंद्र की साइड में आ गई थी। विजेंद्र से थोड़ी दूरी से अब ये सब चल रहा था। एक बार भी लड़की विजेंद्र के ट्रक की तरफ मुड़ के नहीं देखी कि यहाँ ट्रक खड़ा है, दूसरी साइड में कोई ट्रैफिक आ रहा है, परवाह नहीं था। अपनी धुन में चलती हुई रोड को पार कर जाती है। लेकिन रात के 12 बज चुका था। ट्रैफिक तो कभी का बंद हो चुका था। ट्रैफिक का कोई मतलब ही नहीं था। रोड सुनसान हो चुकी थी। जिधर देखो उधर बिल्कुल साए साए हवा चल रही है। मतलब एक तरफ से डरावना अब दृश्य वहाँ पर दिखाई दे रहा है। दृश्य तो नहीं कह सकते, महसूस हो रहा था। जब तेज़ हवा चलती, साए साए ज़रूर आवाज़ आती थी। लेकिन विजेंद्र जो थे ना, गांव के रहने वाले थे।
ऐसी परिस्थितियों में तो उनका पाला पड़ता रहता था। खेत में पानी देना, रात के टाइम ज़्यादातर वो काम करते थे, तो उनके लिए कोई डर की बात नहीं थी। और ना कभी भूत प्रेत से, ऐसी शक्तियों से कभी पाला पड़ा था। तो एक तरह से निडर थे। अब उनको लगा कि क्या हो सकता है, लड़की है, मंदिर जा रही है। दिमाग में अब इस तरह का ख्याल आता है। और तभी ख्याल आता है कि अरे, जहाँ पर इंसानी बस्ती नहीं है, ये लड़की कहाँ से निकल के आई है। जवान लड़की है, हाथ में थाली लिए हुए है, उसमें फूल है और लोटा का जल रखा हुआ है, जैसे महसूस कर रहे हैं। और जा कहाँ रही है? अगर मंदिर से लौट रही है तो थाली में फूल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब आसपास में कोई मंदिर है जहाँ ये पूजा करने जा रही है। अगर मंदिर है आसपास में तो बस्ती भी होगी। विजेंद्र दिमाग में लगाते हैं और फिर ट्रक से उतर जाते हैं। और तब तक दूसरी साइड में लड़की, अब वो जंगल, दूसरी साइड के जंगल के साइड में उतरने लगती है, रोड से नीचे उतरने लगती है। पीछा करने लगते हैं विजेंद्र, बिना बताए हुए, बिना कुछ संकेत दिए हुए, बिल्कुल दबे पाँव उस लड़की को देख करके अब पीछा करने लगे कि जब जहाँ ये लड़की जा रही है मुझे देखना चाहिए। ज़रूर ये पूजा करने जा रही है और कहीं ना कहीं तो ये मंदिर है। मंदिर है तो लोग भी रहे होंगे, अब कुछ ना कुछ तो वहाँ मिल ही जाएगा, कम से कम प्रसाद ही मिल जाएगा। भूख को, अब वो भूख है ना, वो फिर से जग जाती है। उस लड़की का पीछा करने लगती है और लड़की बिल्कुल अपनी मस्त चाल में चलती हुई आज जंगल के अंदर उतर जाती है। पीछा करते हैं विजेंद्र। उनको समझ में नहीं आता कि ऐसी जगह पर मंदिर कहाँ हो सकती है। जंगल के अंदर में कौन आता होगा? यहाँ तो आसपास में बस्ती नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन अपना पीछा जारी रखते हैं। थोड़ा ही अंदर जाने के बाद में अब खुली आस्थान दिखाई देने लगता है। मतलब जंगल का एरिया है ना, वो तो है ही है, लेकिन बीच में खुली स्थान ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। लड़की आगे चलती जा रही है बिना देखे हुए कि मेरे पीछे अब कौन आ रहा है। अब उसको परवाह नहीं है। हाथ में थाली लिए हुए मस्त चाल से चलती हुई अब विजेंद्र उसके पीछे पीछे। आखिरकार जो विजेंद्र देखते हैं ना, बड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो ये यहाँ तक आए थे बस्ती को ढूंढने के लिए कि हो सकता है जंगल के पीछे में बस्ती हो। अभी इतना बड़ा जंगल भी नहीं है, लेकिन यहाँ तक आने के बाद में ना तो खाली स्थान दिखा था और ना सामने में वो मंदिर जो था ना, अब भी पेड़ वगैरह से ढका हुआ था। अगर दूर से देखा जाए ना तो मंदिर नज़र नहीं आता था। लगता था कि पेड़ों का झुरमुट है और उस झुरमुट के अंदर में वो मंदिर अब साफ दिखाई दे रहा था चांद की रोशनी में। और चांद की रोशनी भी अब अच्छी पड़ रही थी। जब विजेंद्र मंदिर को देख लेते हैं, लेकिन मंदिर तो बिल्कुल सुनसान पड़ा है। ना तो वहाँ कोई रोशनी अब दिखाई दे रही है, ना कोई दिया ना बाती। तो आखिर ये रात को लड़की पूजा करने के लिए यहाँ आई है। शांत हो जाते हैं। लड़की उस मंदिर के अंदर चली जाती है, लेकिन विजेंद्र है ना, एक पेड़ के पीछे अब छिप कर खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, ये मंदिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। मैं तो यहाँ तक छान मारा था, ना तो ये खुला स्थान दिखाई दिया था, ना ये मंदिर का हिस्सा। खड़े हो जाते हैं। लड़की मंदिर में प्रवेश कर जाती है और कुछ देर के बाद में अब लौटती है ना, तो थाली भी नहीं है उसके पास में। थाली भी शायद मंदिर के अंदर छोड़ देती है। और फिर वो मुड़ती है और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस होने लगती है। विजेंद्र पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। उनको लगने लगा, देखने में तो जवान लड़की है, सुंदर लड़की है, अगर मैं इसके सामने में आ जाऊं तो ना जाने मन में क्या सोचेगी कि नौजवान लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया है, कहीं शोर शराबा कर दे और कुछ गलत ना समझ ले। अब विजेंद्र के मन में ऐसा कुछ पाप तो था नहीं, लेकिन वो समझ रहे थे कि अब मैं उसके सामने जाऊंगा तो लड़की कुछ गलत बिहेव कर सकती है, चिल्ला सकती है, शोर कर सकती है। उसके मन में शंका होगा कि आखिर ये नौजवान मेरे पीछे क्यों आ रहा है। थोड़ा डर गए थे, लेकिन सोचने लगे कि अगर लड़की निकल जाती है ना तो फ़ायदा क्या है। अब इस लड़की से पूछते हैं कि आपकी बस्ती है कहाँ पर। पेड़ के पीछे से निकलते हैं
और लड़की को आवाज़ देते हैं, अरे सुनिए मैडम जी, सुनिए सुनिए सुनिए। लड़की जब आवाज़ सुनती है ना तो रुक जाती है। अब उसको ये पता नहीं था कि कोई उसका पीछा करता हुआ और यहाँ तक पहुँच गया। विजेंद्र उसको आवाज़ लगाते हैं कि आप रुकिए रुकिए, मैं गलत इंसान नहीं हूँ, गलत लड़का नहीं हूँ, आपसे हमें कुछ पूछना है, बस इतना भर। लड़की रुक जाती है लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें फैल जाती है, मतलब वो डरी हुई दिखाई दे रही है। चांद की रोशनी साफ साफ नज़र आ रहा है। कुछ ही देर में विजेंद्र उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। विजेंद्र लड़की के पास में दौड़ के चले जाते हैं। लड़की डरी हुई दिखाई दे रही है, जैसे विजेंद्र कोई भूत हो, कोई आत्मा हो। खौफ में भर जाती है। लेकिन विजेंद्र अब जा कर के पास में कहते हैं, आप डरिए मत, बिल्कुल मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये देखने का आया था कि मैं यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे कोई बस्ती, कोई ऐसा घर मुझे कुछ नहीं मिला। मैं तो खाने की तलाश में था, मुझे भूख लगी हुई थी। लेकिन जब आप रोड पार करने लगी ना तो मुझे लगा कि आपका भी घर होगा और आप ज़रूर पूजा करने के लिए जा रही हैं। आपके थाली में फूल वगैरह था, लोटा था, तो मैं अनुमान लगा लिया था। तो आपका घर कहाँ पर है? मुझे भूख लगी है, अगर थोड़ा बहुत खाने का प्रबंध हो जाता है। लड़की सुनती है ना, वह लगातार देखती रहती है, घूर करके नीचे से लेके ऊपर तक विजेंद्र को देखती है। अभी भी डरी हुई है, लेकिन विजेंद्र समझाते हैं कि अरे डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बेशक मुझे भोजन मत दीजिएगा, लेकिन बस मैं ये जानना चाहता था कि ये बस्ती, ये जो जंगल है, यहाँ पर इंसान ज़रूर रहते हैं। अब मुझे तसल्ली हो गई। तो आप कौन हैं और रात में ये पूजा क्यों कर रही हैं? रात में तो पूजा होता नहीं है, पूजा तो एक टाइम टेबल है, लेकिन ये कोई टाइम टेबल नहीं है पूजा पाठ करने का। अब मैं जो सुना हूँ कि ऐसा पूजा तो भूत प्रेत, आत्माएं या फिर कोई और शक्तियाँ होती हैं, जो मेरे पिता ने बताया था, वो लोग करते हैं। तो आप क्या कोई आत्मा तो नहीं दिख रही है? अब मैं आत्मा पर विश्वास भी नहीं करता हूँ। लड़की सारी बात सुन रही थी, बोल कुछ नहीं रही थी, डरी हुई हिरनी की तरह दिख रही थी कि जैसे ही अब विजेंद्र से पीछा छुड़ाया जाए और भाग कर निकल जाया जाए। लेकिन विजेंद्र रास्ता रोक के खड़े थे, बस वही पूछ रहे थे कि आप कौन हैं और इतनी रात को आप इस मंदिर में क्यों आई हैं? ये मंदिर कौन सा भगवान का है? किसकी पूजा करने के लिए आई थी इतनी रात को? विजेंद्र का सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह अभी भी डरी हुई ऐसी ही दिख रही थी कि कब उसको मौका मिले या कब विजेंद्र से पीछा छुड़ाए और अपना भाग ले। लेकिन विजेंद्र भी अड़ियल थे, भूत प्रेत को तो मानते नहीं थे, कभी उन्होंने देखा नहीं तो विश्वास नहीं था। लेकिन उनके पिता बताते थे कि बेटा ऐसी शक्तियाँ होती हैं, भूत भी होते हैं, चुड़ैल भी होती हैं, आत्माएं होती हैं। लेकिन विजेंद्र कहते हैं कि पापा आपने देखा है? और तब पापा कहते हैं कि नहीं, तेरे दादाजी ने बताया था, उन्होंने एक आत्मा को देखा था, उनसे बातचीत भी हुई थी, भली आत्मा थी। लेकिन विजेंद्र अभी भी अपने पिता की बात मानने को तैयार नहीं थे। पढ़े लिखे थे थोड़ा बहुत, और उनको किताब में अब जो भी पढ़ाया गया था कि भूत प्रेत तो होता ही नहीं था, दिमाग में बैठा हुआ था। लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, अभी भी डरी हालात में, और जैसे विजेंद्र को देख रही जैसे विजेंद्र ना हो के कोई भूत खड़ा हो। और तब विजेंद्र समझाते हैं कि आप मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका मदद कर सकता हूँ, आपको मैं जहाँ कहोगे मैं आपको रात को छोड़ सकता हूँ। आप रात में अकेली आई हैं, जवान हैं, कुछ भी हो सकता है इस जंगल में, छोटे मोटे जानवर भी हो सकते हैं, कुछ बदमाश टाइप के लड़के भी मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप डरिए नहीं, चलिए आपको हम घर तक छोड़ आते हैं। लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगा। जब सुनी कि विजेंद्र मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, तब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। विजेंद्र इस बात के लिए तैयार नहीं थे। अब वो आंखों से आंसू निकलते देख अब थोड़ा उनका दिल पिघल गया। अरे रोइए मत, रोइए मत, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे कौन सी बात कह दिया जिसे आप रोने लगी? तब वो पहली बार लड़की बोलती है। जब वो बोलती है ना तो विजेंद्र उसका चेहरा देखते जाते हैं। विजेंद्र का सवालों का जवाब दे रही है। विजेंद्र जो सवाल पूछे थे उसका उत्तर अब उनको मिलता जा रहा है।
लेकिन जैसे जैसे उत्तर लड़की दे रही है ना, समझ में नहीं आ रहा कि आज देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये कैसे हो सकता है? ये लड़की आत्मा तो हो ही नहीं सकती, मतलब नहीं हो सकता है। विजेंद्र कहते हैं कि मैं आपको हाथों को छू सकता हूँ। लड़की बोलती हाँ बिल्कुल, आप छू के देखिए। हाथ छूते हैं तो बिल्कुल महसूस होता है। तब विजेंद्र कहते हैं कि नहीं, मैंने जो सुना है अपने पिता से, कुछ और लोगों से, कि आत्माओं को कोई छू नहीं सकता। आत्माएं अब दिखती तो ज़रूर है, लेकिन उनको कोई पकड़ नहीं सकता, ना उनको कोई महसूस कर सकता है। आप आत्मा नहीं हैं, आप झूठ बोल रही हैं। लड़की ने जो बताया था विजेंद्र को कि देखिए मैं एक आत्मा लड़की हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ कि दूसरों को कष्ट दूँ। मुझे एक तांत्रिक ने, दुष्ट तांत्रिक ने, मांत्रिक बोल सकते हैं, तांत्रिक नहीं, मांत्रिक ने मुझे अपने कब्जे में ले रखा है। हाँ, मैं काफ़ी सालों से उसके कब्जे में हूँ। मुझे दुख देता है, तकलीफ़ देता है, ऐसी कार्य करवाता है जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैं उससे तंग आ गई हूँ। हाँ, मैं अब यहाँ पर मंदिर में अपना मन की शांति के लिए आती हूँ। जब मैं यहाँ आती हूँ ना, तो मुझे बहुत शांति मिलती है। लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। महीने में एक बार मुझे इजाज़त देता है, और वो भी कुछ घंटे के लिए। और वो चेताता है कि तुम मंदिर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ से भागने की कोशिश मत करना। जहाँ भी जाओगी हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब ये बात सुनते हैं ना विजेंद्र जी, अब वो समझ नहीं पाते हैं कि तो हाड़ मांस की बनी हुई लड़की है, देखने में आम लड़की है, ये भूत प्रेत आत्मा कैसे हो सकती है? विश्वास नहीं कर पाते। तब उसका बाजू छू के देखते हैं, लेकिन महसूस होता है। तब वो अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। कहते हैं कि कैसे हो सकता है? जो मैंने सुना है अब किसी को अब महसूस नहीं किया जा सकता। अगर आत्मा हो तो हम उसको छू नहीं सकते, लेकिन मैं तो आपको महसूस कर रहा हूँ, आपको देख भी रहा हूँ, आपकी आवाज़ भी सुन रहा हूँ, और आपको मैं छू के भी महसूस कर रहा हूँ। आप नहीं हो सकती आत्मा। तब वो कहने लगती कि नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं छिछोरी किस्म का नहीं हूँ। लोगों को मैं तकलीफ़ नहीं देती, लोगों का दुख मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता कि मैं उस मांत्रिक के कब्जे से बाहर निकल जाऊँ। जब ये बात सुनते हैं ना विजेंद्र जी, तब कहते हैं कि बताइए मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, कैसे आपको उस मांत्रिक से मैं छुड़ा सकता हूँ। तब वो लड़की की आंखों में आंसू आ जाता है। कहती है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप करना चाहो ना तो आप ये काम कर सकते हो, मुझे उस मांत्रिक से आज़ादी दिलवा सकते हो। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगी। लड़की की आंखों में आंसू आ जाता है। मैं उसका दुख तकलीफ़ विजेंद्र समझते हैं। कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका मदद करूँगा, लेकिन बताइए कैसे मदद करूँ? अगर आप ही कहती हैं कि आपको कुछ घंटे के लिए मोहलत मिलती है महीने में एक बार, तो अब ये मोहलत तो 1 महीने के बाद मिलेगी ना। तब तक तो मैं कहीं और हूँगा, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, पूरा तो बना नहीं, लेकिन बन जाऊँगा जल्दी से। तो हम कैसे मिल सकते हैं? लड़की कहने लगी फिर तो आप मुझे छुड़ा नहीं सकते। अब ना जाने मेरे साथ में क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, और आप लंबे सफ़र पे चले जाएंगे तो फिर कब लौट के आएंगे, कब मेरी मदद करेंगे? लड़की अब उनकी आंखों में झांकने लगती है। कहती है कि बस आज ही आज का मौका है, कुछ घंटे का। अगर आप मुझे कहीं ऐसी जगह ले जाएं जहां सुरक्षित हो, इस एरिया से अगर बाहर निकल गई एक बार ना, तो मैं उसके अपचंगुल से आज़ाद हो सकती हूँ, लेकिन मुझे इस एरिया से निकलना पड़ेगा। मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। मैं तो सिर्फ इस मंदिर का एक रास्ता देखी हूँ। अब मैं इस महीने में एक बार इस मंदिर में आती हूँ, तब मुझे थोड़ा शांति मिलती है। इतनी सुंदर लड़की देख करके विजेंद्र मन में फैसला करते हैं कि नहीं, इस भली आत्मा लड़की का मदद तो करना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और ठान लेते हैं अपने मन में। लेकिन दूसरी दिमाग में वो भी चल रहा है कि ट्रक भरी हुई है, ट्रक में कीमती सामान लोड है। अगर मैं उसे छोड़ देता हूँ और ना जाने क्या हो सकता है, उस्ताद जी भी होते तो चला अलग बात है, अब वो भी आएंगे तो सुबह ही आएंगे, तो मैं कहाँ इस लड़की को ले जाकर छिपाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लड़की से पूछते हैं कि आप कुछ बताओ कि मैं आपको कितनी दूर ले कर जा सकता हूँ। तब वो लड़की कहने लगी कि आप मुझे
ये जो जंगल वाला एरिया है ना, आप मुझे पार करा दीजिए, एक सुरक्षित स्थान मुझे दे दीजिए, तब मैं आज़ाद हो जाऊंगी। आप समझ में नहीं आ रहा है विजेंद्र को कि मैं कहाँ इसको लेके जाऊं, ट्रक की रखवाली करूं या फिर इस लड़की को अब मैं आज़ाद कराऊं। विजेंद्र के मन में एक शंका भी था और उस शंका को समाधान करना चाहते थे। वो पूछ रहे थे कि चलिए मैं आपको आज़ाद कर देता हूँ, आपको लेके चलता हूँ, ट्रक मैं भूल जाता हूँ, तो मैं आपको रखूँगा कहाँ पर। तब वो कहने लगी कि आप जहाँ रखोगे ना, मैं वहाँ छुप के रहूँगी, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। जब आप आओगे तब मैं आपको नज़र आऊँगी। अगर दूसरा कोई आया ना, मुझे ढूंढते हुए भी आएगा ना, तो मैं बिल्कुल दिखाई नहीं दूँगी। वो मांत्रिक भी आएगा ना, तो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मैं इतनी बड़ी दुनिया में मैं कहाँ जाऊँगी? आप मेरा सहारा बनो। मैं आपके साथ अब कुछ महीना, कुछ टाइम व्यतीत करना चाहती हूँ। या यकीन मानिए, मैं किसी को दिखाई नहीं दूँगी, सिर्फ आपको नज़र आऊँगी। अब इतना मेरी मदद तो कर ही सकते हैं। विजेंद्र एकदम सोच में पड़ गए। उनको लगा कि हाँ, ये काम तो ज़रूर करना होगा। अगर ये लड़की दिखाई नहीं देती है तो ये काम मैं बखूबी कर सकता हूँ। फिर कहते हैं कि फिर देर मत कीजिए, चलिए मेरे साथ में। उसी पगडंडी से वो लोग ट्रक के पास आते हैं और ट्रक को एक बार सावधानी से पूरा देखते हैं, चेक करते हैं कि हाँ, सब कुछ सही है। फिर उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं और उल्टा रास्ता पर चल देते हैं। पूरा जंगल का एरिया पार कर लेते हैं, रात में ही, पैदल ही। फिर जब जंगल का एरिया ख़त्म हो जाता है ना, तब खेतों खलिहानों का अब जगह अब दिखाई देने लगता है। अब उनकी नज़र में एक सुरक्षित जगह था, एक फार्म हाउस खेतों के बीच में बना हुआ पुराना सा घर था। दोनों लोग वहाँ पहुँचते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि देखिए, अभी तो यही आपका घर है, यहाँ पर कोई जल्दी से आएगा नहीं, क्योंकि अभी फसल का टाइम नहीं है। ये घर आपके लिए सुरक्षित रहेगा और आप इसमें रहिए, तब तक मैं माल छोड़ के आऊँगा। ट्रक मेरा रिपेयर हो जाएगा, मैं माल छोड़ के आऊँगा, फिर मैं वहीं से ट्रक से अलग हो जाऊँगा। कोई ना कोई बहाना बना करके मैं आ जाऊँगा और आपको ले करके अपने घर ले चलूँगा। लेकिन वहाँ पर भी आप किसी को नज़र मत आना। लड़की सारा बात मान जाती है, कहती है कि ठीक है। उसी घर में अब लड़की को बताते हैं कि आप इसमें आराम से रहिए, आप 2 दिन लग सकता है, हो सकता है कि 3 दिन में लग जाए, मेरा इंतज़ार कीजिएगा, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। लड़की कहती है कि ठीक है, मैं यहीं पर अपने आप को सुरक्षित रख लूँगी, मैं किसी को नज़र नहीं आऊँगी, मैं मांत्रिक को भी नज़र नहीं आऊँगी, और जब तक आप आ जाएंगे। विजेंद्र उसको समझा बुझा करके तब तक सुबह होने लगती है। लड़की कहती है कि आप जाइए, मैं आप सुरक्षित हूँ, आप अपने ट्रक के पास पहुँच जाइए। विजेंद्र जाना नहीं चाहते थे, उस लड़की के रूप के जाल में फंस चुके थे। मन ही मन उस लड़की से प्यार करने लगे थे। थी ही ऐसी वो, इतनी सुंदर थी कि बस मन करता था कि देखते रह जाए, नज़र ना हटाए। लेकिन अब मन मार करके अब वापस लौटते हैं। लड़की उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। तब उनको पूरा यकीन हो जाता है कि इसमें वो शक्ति है। आखिरकार अपने ट्रक के पास में आते हैं। ट्रक बिल्कुल सुरक्षित रहती है, कोई ऐसा कुछ अब हुआ नहीं है, सब माल सुरक्षित है। इंतज़ार करने लगते हैं। आखिरकार भूखे प्यासे, प्यास तो पानी तो पी रहे थे, पानी तो उनके पास में था, लेकिन भूख लगी हुई थी। जब सुबह हो जाती है ना, अब कब तक भूखे रहेंगे। तब अब दूसरी साइड में जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में अब उनको अब बस्ती एक नज़र आ जाती है, दुकान भी होती है, वहाँ पर चाय पानी सब कुछ उनको मिल जाता है। लेकिन दूरी अब ज़्यादा थी, इधर से पैदल गए थे, लेकिन उधर से उनको लिफ्ट मिल गई थी। ट्रक के पास उतर गए और उधर उस्ताद जी थे ना, सुबह ही 8 बजे दुकान पर पहुँच गए थे। मैकेनिक को मिल चुका था, पूरी कहानी बता दिए थे। मैकेनिक वही बात बोल रहा था कि देखिए, इससे बढ़िया है कि एक बार आप काम करवा लीजिए, लेकिन अपना मजबूरी, पैसे था नहीं इतना कि पूरा काम करवा सके। कहने लगे जब मेरे पास में पैसा आ जाएगा तब मैं इधर से काम करा के निकलूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ, जब मेरा किराया भाड़ा मिल जाएगा, माल उतर जाएगा, तो मैं इधर से ही अपना सारा काम आपके पास से करवा के जाऊँगा। मैकेनिक मान जाता है और आ जाता है।
पहुंचते हैं तो काफ़ी दिन चढ़ चुका है। अब जो विजेंदर थे खाना पीना तो खा चुके थे, ट्रक में आराम कर रहे थे। उस्ताद जी आते हैं, काम शुरू हो जाता है और वो उन्हीं पैसों में अब वो ट्रक को चलने लायक बना देता है। अब इसके बाद विजेंदर भी खुश हो जाते हैं और उनका उस्ताद भी। माल लेके जाते हैं, अब माल खाली होता है, पैसा मिलता है और इसके बाद विजेंदर कहते हैं कि मुझे किसी काम से ज़रूरी जाना है। उस्ताद उनका पूछता है कि भाई इस जगह पर तुम्हारा कौन मिल गया, कौन सा काम है। लेकिन विजेंदर बहाना बनाने में आगे थे, ऐसा कोई बहाना बना देते हैं और ट्रक से पीछा छुड़ा लेते हैं। उस्ताद उनको रोकते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं कि मत जाओ, देखो तुम्हारे लिए अनजान जगह है, अब इस जगह पर ठीक नहीं है और तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझे डांटेंगे अगर तुम टाइम से घर नहीं पहुंचोगे। तब विजेंद्र कहते हैं आप मेरी टेंशन मत कीजिए, मैं बिल्कुल वक्त पर पहुंच जाऊंगा, टाइम पर पहुंच जाऊंगा। कुछ ऐसा ही काम है जो मैं आपको बता नहीं सकता। आखिरकार जिद चलती है उनकी और उस ट्रक को छोड़ देते हैं। अब इसके बाद लिफ्ट लेके पहुंचते हैं उसी जगह पर जहां पर वो खेतों में वो घर बना हुआ था। वहां पहुंचते हैं, अभी भी दिन का टाइम है, शाम का टाइम है, सूरज निकला हुआ है। वहां पहुंचने के बाद लड़की तो नज़र नहीं आती। आवाज़ देते हैं कि आप, मैं आ चुका हूं, आप डरिए मत, हम रात को यहीं गुजारेंगे और सुबह में कोई ना कोई प्रबंध करके हम चल पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास में इतना पैसा नहीं है। लड़की दिखाई नहीं दे रही है लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। कह रही है आप पैसा की चिंता मत कीजिए, मैं इसका प्रबंध मैं खुद कर दूँगी, आप डरिए मत। अब सारी जो रात है ना, अब अंधेरा अब आने लगता है, शाम ढल चुकी है। अब इसके बाद शाम ढलते ही लड़की अब विजेंद्र को नज़र आ जाती है। देखते हैं वही शकल सूरत, वही कपड़ा लत्ता, सब कुछ वही है, कोई बदलाव नहीं है। मन तो करता है कि बाहों में भर लें, लेकिन वो एक प्रेतात्मा लड़की थी। डर रहे थे। लड़की भी मन की बात समझ गई थी। उसको भी लगा कि ये लड़का मुझसे प्यार करता है, चाहत रखता है, मुझे भी अब इसके साथ में ऐसा कुछ व्यवहार करना चाहिए। अब वो इशारा देती है, खुद बगल में आके बैठ जाती है। अब प्यार का सिलसिला एक बार से शुरू होता है, चलता है। लड़की भी अब मान जाती है, प्यार करने लगती है और विजेंद्र को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो आत्मा है, आत्मा लड़की कैसे मैं इसको महसूस कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, सब कुछ समान सा है, देखने में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कई सवाल पूछते हैं लेकिन वो सवाल को लड़की टाल देती है, कहती है मैं कभी बाद में बताऊंगी। रात पूरी निकल जाती है, इसके बाद सुबह होता है और सुबह तड़के ही अब रोड पर आ जाते हैं। लड़की उनको नज़र आ रही है। लड़की कहना था कि मैं किसी को नज़र नहीं आऊँगी, बस आप चलते रहिए, आपके साथ में साय की तरह रहूँगी, हर पैसे की कमी मैं आपको पूरा कर देती हूँ। लड़की कुछ पल के लिए अब उनसे दूर चली जाती है और जब लौट के आती है ना, तो अब उसके हाथों में कुछ पैसे होते हैं, रुपये होते हैं, और रुपये आप विजेंद्र को दे देती है कि आप रखिए आपके खर्चे के लिए। सही सलामत विजेंद्र उस लड़की को लेके अपने घर आ जाते हैं, गांव आ जाते हैं। और अभी तक ट्रक ड्राइवर वो लौटे नहीं थे, सबसे पहले यही पहुंच जाते हैं। घर वाले हैरान हो जाते हैं कि ट्रक कहाँ गया, भैया कहाँ गए, और कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि मैं कोई ज़रूरी काम था इसलिए मैं ट्रक को छोड़ दिया, मैं अकेले ही लौट आया। लड़की देखती है घर, विजेंद्र को तो नज़र आ रही है लेकिन किसी परिवार को लड़की नज़र नहीं आती है। विजेंद्र का कमरा ऊपर वाले में था, फर्स्ट फ्लोर पर, और वहाँ अपना कमरे में जाते हैं। लड़की उनको नज़र आती है लेकिन ना तो उसकी बातचीत परिवार के लोग सुन पाते हैं और ना उसको कोई देख पाता है। ट्रक ड्राइवर लौट के आते हैं, उनके पास घर लौटते हैं, ऐसा क्यों छोड़ के चलाया, शिकायत करता है परिवार से। हाँ, तब विजेंद्र कहता है कि ठीक भैया, आप कोई दूसरा लड़का रख लीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना है। लड़की उनको मदद करती है, पैसा कौड़ी धन दौलत धीरे धीरे उनको देती है और उस पैसा से अब अपने परिवार को मदद करते हैं। परिवार वाले पूछते हैं कि तू ये पैसा कहाँ से लाया। कोई ना कोई बहाना बनाने में तेज थे, बता देते थे कि मुझे रास्ते में पड़ा मिला, मैं लेके आ गया।
परिवार वाले मान जाते थे। अब ऐसा हो गया कि लड़की को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। हाँ, लड़की भी ऐसी थी कि वो विजेंद्र को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। अब परिवार में रहते थे, जो कहते थे परिवार वाले कि तू कब तक घर पर रहेगा। विजेंद्र कहते हैं कि आपको क्या है, आपको पैसे से मतलब है ना, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ ना कहीं से ला करके, तो आप लोग को क्या तकलीफ़ है। मैं अब किसी का ट्रक चलाने नहीं जाऊँगा, मैं खुद का अपना ट्रक खरीदूँगा और खुद ही चलाऊँगा। परिवार वाले हंसने लगे कि इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा। अतः विजेंद्र कहने लगे कि मेरा एक दोस्त है, वो मुझे उधार देगा और कुछ दिनों के बाद मैं उसको लौटा दूँगा। विजेंद्र उस लड़की से बहुत प्यार करते थे। जब वो लड़की कुछ देर के लिए गायब हो जाती थी, विजेंद्र को नज़र नहीं आती थी, तो विजेंद्र बहुत ही बेचैन हो जाते थे। अब परिवार का दबाव रहता था कि तू घर से बाहर बहुत कम निकलता है, तू तो पहले ऐसा था नहीं। परिवार को, लोगों को शक था कि विजेंद्र का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन पैसा विजेंद्र देते थे, घर का खर्चा देते थे। हाँ, घर अब सही स्थिति में आ चुका था। उनका जिद था कि मैं कुछ दिनों के बाद में ट्रक खरीदने वाला हूँ। अब परिवार के लोग कहते हैं कि चलो हल्का फुल्का खर्चा बचा तो अलग बात है, लेकिन ये इतना मोटा पैसा तो कहाँ से लाएगा। अब दोस्तों का बहाना कि मैं किसी दोस्त से बात किया हूँ कर्ज के लिए, और मुझे कर्ज देगा और फिर हम नया ट्रक खरीदेंगे, मैं उसको बाद में धीरे धीरे करके पैसा वापस कर दूँगा। कौन है तुम्हारा दोस्त। लेकिन विजेंद्र बहाना बना देते थे कि आप लोग को इससे क्या है, आप लोग से मैं थोड़ी मांग रहा हूँ कि आप ज़मीन गिरवी रख दो, घर भी गिरवी रख दो, मैं ऐसा तो नहीं बोला ना। जो है मैं अपने बुद्धे पर, अपने दम पर कर रहा हूँ ना, आप लोग शांत रहिए। अब विजेंद्र की बातें अब उनके परिवार वाले अब बिल्कुल मजाक सा लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो जो लड़की थी ना, कभी कभी ऐसा गायब हो जाती थी, विजेंद्र को अब दिखाई नहीं देती थी। विजेंद्र तब वहाँ चिल्ला भी नहीं सकते थे, और तब कुछ घंटों के बाद में वो लौटती थी, विजेंद्र के सामने आती थी, और तब विजेंद्र को सुकून मिलता था। मतलब इतना प्यार करते थे और पूछते थे कि आखिर तुम आत्मा कैसे बन गई। लड़की कहती कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अपना आप को एक जंगल में देखा था, मैं जंगल में इधर से उधर भटक रही थी और मुझे तो मालूम नहीं थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। बस ऐसे इधर से उधर, ना तो मुझे भूख लगती है ना तो मुझे प्यास लगती है। अपने बारे में ऐसा कुछ बताती जा रही थी। विजेंद्र समझ रहे थे और विजेंद्र पूछते हैं कि तुम उस जो दुष्ट आत्मा है, जो मांत्रिक है, मांत्रिक के जंगल में तुम कैसे फंस गई। तब वो लड़की कहती कि मैं जंगल में भटक रही थी ना, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है। मांत्रिक आके मुझे फुसलाता है, बहलाता है कि चलो मेरे घर पर चलो, वहाँ पर तुम्हें रहने के लिए घर मिलेगा, भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा। लेकिन मुझे पानी भोजन की आवश्यकता थी ही नहीं। मैं उसको मना करने लगी, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और तब मुझ पर वो जादू किया। अब मैं फिर उसके बस में हो गई। वो अपने घर में लाया और मेरे साथ में बहुत बुरा कर्म करने लगा था। मैं परेशान हो चुकी थी। धीरे 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 मेरी शक्ति जो है अब आने लगी थी। मैं जो चाहती थी मैं चुटकियों में कर लेती थी, लेकिन मैं उसके बंधन से आज़ाद नहीं हो पाती थी। जब तक मैं उस एरिए को, अब मैं भाग नहीं जाती उसके एरिए से, तब तक उसका जादू टूटता नहीं। अब संजोग की भाग थी कि तुम्हारी ट्रक उस जगह पर ख़राब हुई थी। तुम मुझे उस रात में देखा, रात को पूजा करने के लिए। अब मैं उस मंदिर में जाती थी पूजा करने के लिए। मेरे मन में बड़ा शांति मिलता था। जब मैं पूजा करके आती थी ना, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत शांत हो गई हूँ। लेकिन मेरे मन में अब ऐसा ऐसा विचार चलता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। मैं उस तांत्रिक से पूछती कि मैं कौन हूँ, और तब वो हंस के कहता था तुम एक भले घर की लड़की हो और तुम एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब इसके बाद तुम एक प्रेतात्मा बन गई हो, जंगल में भटक रही थी, और तब मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया। जब पूरी बात सुनते हैं विजेंद्र जी, और तब वो दहल जाते हैं। पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, परिवार कहाँ रहता है। लेकिन लड़की मना कर देती कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मैं उस मांत्रिक से भी पूछी, लेकिन वो बताने को राजी नहीं हुआ। अब विजेंद्र समझ गए थे कि तभी ये भले घर की लड़की है
ये कोई बुरी आत्मा नहीं है, ये एक भली आत्मा है। अब इसका सोच ऐसा नहीं है, तभी ये मंदिर तक जा सकती है। अब फिर मंदिर के बारे में पूछा कि आत्माओं में तो ऐसी शक्ति नहीं होती है। तब वो कहने लगी अगर बुरी आत्मा किसी मंदिर के आसपास में नहीं भटक सकती, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ ना, तो मुझे किस बात का डर। मुझे तो मंदिर में जाकर के परम शांति का अनुभव होता था। अब जो भी ऐसी ऐसी बातें थी, अब आपस में रात के टाइम में फुसफुसाते हुए सब बात करते थे। और एक रात कहीं गए हुए थे, जब लौट के आते हैं रात को 10 बजे, उनको लगा कि उनके प्रेमिका अब घर में ही होगी, लेकिन अब वहाँ थी नहीं। उनको लगा कि जैसे पहले गायब हो जाती थी, कुछ घंटे के बाद में आती थी, ऐसा ही होगा। लेकिन उनका जो सपना था ना ट्रक लेने के लिए, उस लड़की से बात हुई थी और उस लड़की ने कहा था कि मैं तुम्हें इतना धन दौलत दे दूंगी कि तुम आराम से ट्रक खरीद सकते हो, कोई अच्छा भला काम कर सकते हो। और ऐसा उसने कर दिया था। अब ऐसा इंतज़ाम कर दिया था कुछ जेवर सोने का जो बहुत बड़े कीमती थे, लाग दे दिया था। जब अपना घर में आते हैं ना, उस रात की बात है, इंतज़ार करने लगते हैं कि कहीं गई होगी, आ रही होगी, चलो ऐसा हो जाता है। रात के 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, और जब नहीं आती है ना तो बड़ा बेचैन हो जाते हैं, ढूंढने लगते हैं। अब कहाँ ढूंढे भाई, रात के टाइम में कहीं नज़र नहीं आ रही है। सुबह हो जाती है, मन बड़ा व्याकुल होता है, उदास रहते हैं। परिवार के लोग टोकते हैं कि विजेंद्र बात क्या है, आज उदास क्यों है, चैक क्यों नहीं रहा है। अब विजेंद्र बोले तो क्या बोले। ऐसा ही अब शुरुआत हो चुकी थी। रात में दिन में उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते कि लड़की गई तो कहाँ गई, कहीं वही दुष्ट मांत्रिक तो नहीं पकड़ के ले गया। मन में एक शंका थी और डरे हुए भी थे। अब प्लान करके उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो लड़की मिली थी, जहाँ पर उनका ट्रक खराब हुआ था। उस जगह पर जाते हैं, दिन में पूरा जगह को ढूंढते हैं। उस मंदिर की तरफ जाते हैं जहाँ वो देखे थे, लेकिन वहाँ ना तो खाली स्थान मिलता है, ना कोई मंदिर मिलता है। दूसरी साइड जिधर से वो लड़की आई थी, उधर भी जंगल में उतर के जाते हैं। कुछ देर तो घना जंगल रहता है, इसके बाद अब छोटे छोटे झाड़ियाँ, और वहाँ पर ऐसा कोई घर दिखाई नहीं देता। ना तो वो मांत्रिक नज़र आता है, ना लड़की नज़र आती है। अब बिल्कुल विजेंद्र को अनुमान था कि इसमें मांत्रिक का सबसे बड़ा रोल है। मांत्रिक फिर उस लड़की को, आत्मा को पकड़ लिया और फिर अपने कब्जे में कर लिया। महीनों दिन तक इंतजार करते रहे। अब इसके बाद जब थक जाते हैं, तब उनको लगता है कि वो कभी लौट के नहीं आएगी, और ऐसा ही होता है। लेकिन अपने जो उसने वादा किया था, उसने अपना वादा बखूबी पूरा किया था। कुछ महीने तक विजेंद्र उदास पड़े रहते हैं, उसकी याद आती है। परिवार के लोग पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है, तू अपना दर्द दुख क्यों नहीं बताता है, बात क्या है बेटा। पहले तो चहकता रहता था और आजकल तो किसी से बात भी नहीं करता है, उदास सा बैठा रहता है। लेकिन विजेंद्र तो बताना चाहते थे, मन हल्का करना चाहते थे, लेकिन कुछ सोच समझ करके ये बता नहीं पाए। और आज भी उस लड़की के इंतज़ार में रहते हैं। उस जगह पर आज भी ट्रक लेके अपना जाते हैं, उसी के दिए हुए धन से अपना ट्रक खरीदते हैं। और जब उस रोड पर जाते हैं ना, रात हो या दिन हो, अपना ट्रक खड़ा कर देते हैं। और रात में भी वो डरते नहीं हैं। उस जगह पर रात को चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे ट्रक खड़ा कर देते हैं। और जिधर वो मंदिर दिखाई पड़ा था उधर जाते हैं और वहाँ जाकर के ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मंदिर कहाँ है, वो खाली स्थान कहाँ है। और तब रात में भी वो कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरी साइड में भी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिधर मांत्रिक का घर था, झोपड़ी थी, लेकिन वहाँ पर भी मांत्रिक, ना उसकी झोपड़ी ना वो लड़की। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।